नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं ये मत समझें कि ये जूनियर हाई स्कूल के लिए सहायक अध्यापक की तैयारी है। ये सारे टॉपिक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए है। और इतिहास का अगर आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तब भी आपको इतिहास को जानने के स्रोत आप पढ़ेंगे। इतिहास अगर आपने उठाया, इतिहास से प्रश्न आया तो आपका ये टॉपिक पहला होगा। ठीक है, तो इसकी पिछली वीडियो आपने देखा कि इतिहास के जानने के दो स्रोत मैंने आपको बताए थे। एक आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा एक आपको हमने बताया साहित्यिक। पिछली वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा स्रोत पुरातात्विक। कहने का मतलब वह साहित्य जो हमारे प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी देता है, उसको हमने दो भागों में देखा। एक धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपको मैंने बता दिया था ब्राह्मण साहित्य के बारे में, वेदों के, पुराणों के बारे में, स्मृतियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये दोनों साहित्य खत्म होने के बाद आपका शुरू होता है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक में सबसे जो बेहतरीन है, जो सबसे सर्वोत्कृष्ट अगर कृति हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे मशहूर किताब अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा है। ये गैर धार्मिक है, जिसमें पूरा राजतंत्र आपको मिलेगा मौर्य वंश का। ठीक है, तो अभी हम जो चर्चा करेंगे वो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। आज के इस वीडियो में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। यानी जो सिलेबस का पहला पॉइंट आपका हिस्ट्री का है, इतिहास को जानने के स्रोत, वो आपका आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। ठीक है, बौद्ध साहित्य आप जैसा नाम से भी आप जान रहे हैं कि ये जब प्राचीन भारत में यानी वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक जो संस्कृतियां थी, चरमोत्कर्ष पे थी। कहने का मतलब है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसका मतलब कि ऊंचाई पर था वो था कर्मकांड। ये आप जान लीजिए। ये जो बौद्ध है और जैन है, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है और जैन धर्म क्या है, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम खाली बौद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं, जैन साहित्य की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि जो ब्राह्मण साहित्यकार है उसी के समय इसका भी जन्म है, उसी के समानांतर चला ही। समानांतर मतलब जैसे जैसे आपका ब्राह्मण साहित्य विकास हो रहा था उसी तरह से बौद्ध साहित्य का भी विकास, ये समानांतर आप समझ लीजिए आप। और सबसे खास बात है कि अगर बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य में अगर हम तुलना करें तो जो ब्राह्मण साहित्य है वो उच्च वर्ग को जो है दर्शाया है, प्रकाश डाला है। जबकि ब्राह्मण साहित्य की जो विशेषता रही है वो ऐसे समुदाय को उसने उकेरा है या प्रतिबिंबित किया है जो समाज के निचले तबके के लोग थे। ये देखिए, समाज के निचले तबके के लोगों को के जीवन एवं चेतना को प्रतिबिंबित किया है। बौद्ध साहित्य ऐसे कई तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं जिनकी ब्राह्मण ग्रंथों में उपेक्षा की गई है। अब बात समझ में आई। बौद्ध धर्म या जैन धर्म की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है? इसी खाली निचले तबके और उच्च तबके के बीच की जो खाइयाँ बढ़ती गई, सिर्फ वही कारण था प्राचीन भारतीय समाज में बौद्ध धर्म का उदय होना। ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो अभी बौद्ध साहित्य के बारे में जानिए। बौद्ध की जब हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की तो पूरी आपको उसमें दिखाएंगे क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या खामियाँ थीं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध साहित्य में सर्वप्रमुख स्थान त्रिपिटकों का है। ठीक, जिसमें 3 ग्रंथ हैं, आप देख सकते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पुस्तकें हैं। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि सुत्त पिटक का संबंध किस धार्मिक साहित्य से है, या अभिधम्म पिटक किस धर्म साहित्य से है, या विनय पिटक
कौन से धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, तो आप समझ जाइए, त्रिपिटक अग्निपिटक की बात आ जाए तो वो आपका ये समझ लीजिए बौद्ध धर्म का है। ठीक है, अच्छा विनय पिटक में सबसे खास बात क्या है, इस साहित्य में क्या है, इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। ठीक है, आचरण कैसे करना है, बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे जो पूरी तरह से अपना लिए थे, उनके आचरण का जो वर्णन है वो विनय पिटक में है। ठीक है, आप शब्द से ही इसका अर्थ निकाल लीजिए, विनय, अनुनय विनय यानी क्या है, विनय क्या है, एक आचरण है विनय करना। ठीक है, तो आचरण से आप समझ लीजिएगा, विनय पिटक आचरण है इसमें, किसके, भिक्षु भिक्षुणियों के। ठीक है, अब सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। प्रश्न पूछ देगा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित किस ग्रंथ में है, तो वो है सुत्त पिटक में है। ठीक है, सुत्त पिटक में। अभिधम पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या है, यानी दर्शन का, बौद्ध धर्म का क्या दर्शन है उसकी व्याख्या कौन से ग्रंथ में की गई है, अभिधम पिटक में। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जातक शब्द आता है कि जातक शब्द जो है यानी जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। जातक धर्म क्या था, गौतम बुद्ध यानी के पूर्व जन्म की कहानी है, पूर्व जन्मों का वर्णन है, किसके, गौतम बुद्ध जी के। ठीक है, बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का विशेष महत्व है, यह पाली भाषा में लिखा गया। यह भी एक प्रश्न बनता है कि जातक कथाएं जो हैं किस भाषा में लिखी गई हैं, तो पाली भाषाओं में, बार बार प्रश्न पूछता है, रचे गए हैं। ठीक है, तथा इनकी संख्या भी पूछ लेता है, 549 हैं। कितनी है, 549, किसकी, जातक कथाओं की। जातक कथाओं में किसका वर्णन है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मिलिंद पन्हो, ये आप जान लीजिए, ये लोक सेवा आयोग चाहे केंद्र सेंट्रल हो चाहे राज्य हो, किसी में भी ये पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है और हो सकता है पूछा जाता जाएगा भी भविष्य में, कि मिलिंद पन्हो निम्नलिखित में से या सूची दे देगा, बौद्ध जैन और ब्राह्मण सभी तरह के आपको दे देगा, हिंदू धर्म मुस्लिम, और उसमें से मिलान करने को कहेगा सभी ग्रंथों को। तो यह बौद्ध ग्रंथ से संबंधित मिलिंद पन्हो है। ये किस भाषा में, ये भी प्रश्न पूछता है, पाली भाषा में। ठीक है, इसमें है क्या मिलिंद पन्हो में, यूनानी राजा मिनेंडर, यूनान का राजा मिनेंडर बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच का वार्ता है, बीच की वार्तालाप है। ठीक है, ये उस समय के राजवंशों, यानी कहने का मतलब है इस टॉपिक का कि ऐसे कौन कौन से साहित्य हैं, ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, ऐसी कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसमें हमें प्राचीन भारत के बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में हमें बताते हैं, उन्हीं ग्रंथों को हमको यहाँ पढ़ना है इस टॉपिक में, कि भारतीय इतिहास के ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जो भारतीय प्राचीन इतिहास के हमें दर्शन कराते हैं। तो उसमें बौद्ध साहित्य में कौन कौन आते हैं, इन सब में आता है, क्योंकि उस समय की जो राजनीतिक दिनचर्या थी, आर्थिक दिनचर्या थी और आपकी सामाजिक दिनचर्या थी, धार्मिक दिनचर्या थी, सबके दर्शन आपको इसमें मिलेंगे इन किताबों में। ठीक है, मिलिंद पन्हो में किसकी मिलेंगी, आपके यूनानी राजा मिनेंडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच की वार्तालाप है, किसमें, मिलिंद पन्हो में। किस भाषा में है, पाली भाषा में की गई है। बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का विशेष महत्व है, इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है और इनकी संख्या कितनी कहानी है, कहानियों की 549, 549। ठीक है, अगर 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो आप जोड़ लीजिए कि 9 आना चाहिए, याद रहा। कितनी कहानियां हैं, जातक कहानियां 549 हैं, 5 और 4 जोड़ दीजिए, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने से भी ट्रिक लगा सकते हैं कैसे आपको याद करना है। अब बात करते हैं हम जैन साहित्य की। इसके बाद हम एक सारणी बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, उसको आपको लिखा देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम जैन साहित्य, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं। आप अभी देखिए यहाँ पाली भाषा में बात हुई थी, अब देखिए जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। ठीक है, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। प्रश्न पूछ लेगा जैन साहित्य किस भाषा में रचे गए हुए हैं, लिखे गए हैं या रचे गए हुए हैं, तो प्राकृत भाषा में, याद कर लीजिए। इसमें भी निचले तबकों के लोगों के जीवन एवं चेतना की अभिव्यक्ति हुई है, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। ठीक है, जबकि ब्राह्मण साहित्य में ऊंचे तबके के लोगों के लिए बहुत कुछ है, जबकि निचले तबकों के लिए कुछ नहीं। ठीक,
और जैन साहित्य में आगम, जैसे आपने यहाँ पर जातक देखा, वैसे आपने जैन धर्म में आगम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र, 4 नंदी द्वार, मूल सूत्र है जीवन के। आपके मूल सूत्र कितने हैं आप देख सकते हैं, आगम के अंतर्गत अंग, उपांग, प्रकीर्ण, क्षेत्र सूत्र, नंदी द्वार। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये कुछ पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं जो जैन साहित्य से संबंधित है, जैन धर्म से। जैसे आपने विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक देखा, वैसे आपने यहाँ पे देखा आचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, नाया धम्मकथा सूत्र। ये भी आप देख लें किसमें क्या क्या है। इसमें जैन धर्म के भिक्षुणियों का आचरण का है, आचरण का जो बौद्ध धर्म किसमें है, विनय पिटक में। यहाँ पर आचरण से आचरण संबंध, आप इसको आप ट्रिक समझ लीजिए। आचरण मतलब आचरण किसके, भिक्षुणियों के। ठीक है, भगवती सूत्र में, महावीर सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के क्रियाकलाप है। इसमें क्या क्या है, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन एवं क्रियाकलाप उनके जो भी है वो भगवती सूत्र में है। ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा कि महावीर स्वामी के जीवन एवं क्रियाकलाप का वर्णन किस में है, तो भगवती सूत्र में है। नाया धम्म कथा में क्या है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। पूछ लेगा महावीर स्वामी की शिक्षाएं किस ग्रंथ में है, तो आप आचरण सूत्र दे देगा, भगवती सूत्र। नाया धम्म तो नाया धम्म में। ठीक है, नाया में आपको शिक्षाएं मिलेंगी, भगवती सूत्र में इनकी जीवन की क्रियाकलाप मिलेंगी, आचरण में भिक्षुणियों के आचरण का संबंध मिलेगा। ठीक है, एक है जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। इनकी रचना हेमचंद्र ने की थी। ये पूछ लेगा किसने की थी, हेमचंद्र ने। और किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म का साहित्य है ये। कौन सा, परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन। और इनसे जो है, इस पुस्तक से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, प्राचीन राजवंशों से। जितने भी आपको हमने यहाँ बताए ये आप जान लीजिए, उससे प्राचीन भारत के आपको राजवंशों एवं राजनीतिक जीवन, उसके आर्थिक जीवन, क्या क्या क्रियाकलाप है, सबका वर्णन इन सब धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों इसको जब तक मैं मिटाता हूँ, आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट भी करते चलें। इसके बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ है और साहित्य है, उसको मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूंगा। और इसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, फिर नेक्स्ट आपका शुरू होगा। ठीक है, चलिए अभी तक हमने धार्मिक साहित्य देखा था, जिसमें ब्राह्मण धार्मिक साहित्य थे, और बौद्ध और जैन हमने देखा। सभी वहाँ के उस धर्म के जितने भी साहित्य थे, सभी उस ग्रंथों को हमने देखा। अब देखते हैं गैर धार्मिक साहित्य। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थशास्त्र जो है गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है और सर्वोत्कृष्ट भी है। कौटिल्य द्वारा रचित है। इसमें राज व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, तत्कालीन समय की राज व्यवस्था का वर्णन अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य ने किया था। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र बहुत लोग आर्थिक से संबंधित लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको राज व्यवस्था से आप समझिएगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके गुरु चाणक्य का वर्णन किया हुआ है। किसमें, मुद्रा राक्षस में। क्या है ये, नाटक है ये। ठीक, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। किसने लिखा है, उसमें क्या है, नाटक है, ये क्या है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान दें। अष्टाध्यायी और महाभाष्य, ये दो ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ऑप्शन मिलने पर। आप सीधा समझेंगे कि ये व्याकरण ग्रंथ है दोनों, जो अष्टाध्यायी प्राणिनि जी लिखे हुए हैं और महाभाष्य पतंजलि जी ने लिखा हुआ है। आप समझेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में इसमें जानकारी नहीं मिलेगी, तो ऐसा आप बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये जरूर ब्राह्मण व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन तत्कालीन समय के इसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इसमें वर्णन है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी में भी है और महाभाष्य में भी है। महाकवि कालिदास के बारे में आप जानते हैं, उनकी जितनी पुस्तकें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये नाटक हैं कालिदास जी के। इसमें भी, और मेघदूतम जो लघु काव्य है, रघुवंशम एवं कुमार संभवम महाकाव्य से
समकालीन प्राचीन भारत के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और धार्मिक सभी प्रकार के जीवन का वर्णन इसमें आपको मिलता है। कालिदास जी के जितनी भी रचनाएं हैं उसमें भी मिलता है। और प्राचीन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ के राजवंशों के इतिहास का वर्णन तमिल भाषा में जो रची गई है संगम साहित्य। कौन साहित्य? संगम साहित्य। कौन सी भाषा में है? पहली बात तमिल भाषा में है। कहाँ के राजवंशों की? प्राचीन दक्षिण भारत के राजवंशों के साहित्य के बारे में जानकारी कौन देते हैं? आपके संगम साहित्य। किस भाषा में? तमिल भाषा में है। और क्या जानकारी मिलती है? प्राचीन दक्षिण भारत के राजवंशों की। अच्छा, अब एक बात हम करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में लेखन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ और अंतिम ग्रंथ, महत्वपूर्ण तो ही है और सबसे अंतिम ग्रंथ माना जाता है कल्हड़ द्वारा जो रची गई किताब है, यानी राजतरंगिणी, जिसमें प्राचीन काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन। कब से कब तक? प्राचीन काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक का वर्णन किसमें है? राजतरंगिणी में। किसने लिखा है इसको? कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ जी ने लिखी है और उसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। आपका साहित्य स्रोत हमने यहाँ पर ख़त्म किया और जो कुछ छूटा भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड की थी उसमें पूरी है जानकारी। इसके माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको हाईलाइट कर रहे हैं एक तरह से, ताकि आप इसको नोट भी कर लें और दिमाग में इसको रखें। ये सारी चीज़ें बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और आगे बार बार पूछेंगे भी। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो बचा हुआ है पुरातात्विक स्रोत। बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं इसको तैयार करता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना है तो आप लिखिए। चलिए, पुरातात्विक स्रोत में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, मृदभांड हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिलेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आप देखें तो अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, महत्वपूर्ण आपकी मुद्राएं भी हैं। अगर इतिहास को जानना है, प्राचीन इतिहास के बारे में, तो अभिलेख भी महत्वपूर्ण है, मुद्राएं भी महत्वपूर्ण है, मृदभांड भी महत्वपूर्ण है और जो स्थापत्य कलाएं हैं, स्थापत्य कलाएं भी हैं। स्थापत्य कलाएं हुई, आपकी मूर्ति जो बनी हुई है, भवन है, बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास को जानने में आपको सहयोग करेंगी, आपको ज्ञानवर्धन करेंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं अभिलेख के बारे में। अगर प्रश्न बनता है तो अभिलेख जिन्हें पढ़ा जा सका है, प्राचीन भारत के जितने भी अभिलेख हैं, अगर जो अभिलेख पढ़े जा सके हैं वो मौर्यकालीन थे। कौन काल के थे? मौर्य काल के थे। मौर्य काल के ही अभिलेख पढ़े जा सके। उसके पहले के जो अभिलेख थे वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जान लीजिए। जिसमें अशोक के अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा। अगर भाषा पूछे कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर लिपि पूछे कि इन अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हमारी भाषा है ना, ये भाषा हिंदी हुई, लेकिन लिपि क्या हुई? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी आपकी भाषा लिपि है, भाषा नहीं है, भाषा की लिपि है। ठीक है, तो उसी तरह से प्राकृत भाषा में लिखा गया अशोक का अभिलेख, लेकिन इसमें लिपि जो प्रयोग हुई है 4 लिपि प्रयोग की गई है। एक ब्राह्मी लिपि प्रयोग की गई है, खरोष्ठी लिपि प्रयोग की गई है, यूनानी लिपि भी प्रयोग की गई है और अरमाइक लिपि भी इसमें प्रयोग की गई है। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न रख देगा कि निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है या कौन सा नहीं। अगर नहीं पूछ देगा तो 3 लिपि दे देगा, एक कोई और लिपि दे देगा, और अगर पूछ लेगा कि कौन सी है तो एक देगा, चाहे अरमाइक दे दे, चाहे ब्राह्मी दे दे, चाहे खरोष्ठी या यूनानी, या तीनों दे करके आपको नीचे लिख देगा उपरोक्त सभी।
तो आप विशेष ध्यान दें, कितने लिपि का प्रयोग हुआ है? 4 लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब मुद्राएं के बारे में बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है कि सर्वप्रथम डीडी कौशाम्बी ने इतिहास को जानने के लिए, इतिहास के जानने का स्रोत के रूप में प्रयोग किया। किसे? मुद्रा को। किसने प्रयोग शुरू किया? डीडी कौशाम्बी ने। प्रश्न बन जाए कि इतिहास को जानने के स्रोत में मुद्राओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, और 4 जो है इतिहासकार का नाम दे देगा, जिसमें आपके डीडी कौशाम्बी सही होंगे। कौन सही होंगे? डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ने इतिहास के जानने के स्रोत के रूप में मुद्राओं का महत्व दिया सर्वप्रथम। ठीक है। मृदभांड से क्या जानकारी आपको मिलती है? प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी मिलती है आपको। मृदभांड जैसे आपके मिट्टी के बर्तन हुए, उस पे जो कलाएं बनी होती हैं, कारीगरी की गई रहती है, पेंटिंग की रहती है, कलर किया रहता है या डिजाइन बनाई रहती हैं, उसी मृदभांडों से उस समय की संस्कृति की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, क्योंकि उन बर्तनों पर या उन मिट्टी के बर्तनों पर उस समय जैसे मान लीजिए कोई नृत्य ही दर्शा दिया गया हो, या कोई लड़ाई दर्शा दी गई हो, या कोई धार्मिक अनुष्ठान दर्शा दिया गया हो, तो उस समय की जो कल्चर था, उस समय की जो संस्कृतियाँ थीं, उसको दर्शाया गया है मृदभांड में। जब खुदाई के समय हमको जो प्राप्त हुए हैं बहुत सारे मृदभांड, उससे जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की क्या कल्चर था, क्या संस्कृतियाँ थी उस समय, उसकी जानकारी हमें मृदभांड से मिलती है। प्रश्न पूछ लेगा कि प्राचीन भारत के संस्कृतियों का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त होता है? अभिलेख, मुद्राएं या किसी मृदभांड या अन्य किसी में, तो आप मृदभांड लगाएं। अगर संस्कृतियों की बात करें तो मृदभांड से आपको संस्कृतियों की प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला चैप्टर। बहुत अगर कुछ पॉइंट छूटे होंगे तो आपको नोट्स में जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। परीक्षा के दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पे कर दिए हैं। अगर कोई डाउट हो, किसी प्रश्न में पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज छोड़ें। और अगर अभी आप नए व्यूवर्स हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अन्य लोगों पर भी, अपने मित्रों में या किसी अन्य जगह आप इसे शेयर भी करें, ताकि ये सारी चीज़ें अन्य लोगों तक भी पहुँचें और मेरा भी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।